हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान नंबर 26 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर रहेगा पाठ योजना संख्या 26। उसके बाद रहेगा कक्षा या क्लास। आप यहाँ पे उस क्लास को लिखेंगे जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद है चक्र या इसे कालांश भी कहते हैं। आप यहाँ पे उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद है अवधि या टाइम पीरियड। सामान्यतः सभी को 35 से 40 मिनट मिलते हैं, जितने समय में आपको अपना ये पूरा लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद है विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय इतिहास, प्रकरण या टॉपिक जिसे बोलते हैं मराठा साम्राज्य। दिनांक, यहाँ पे आप उस दिनांक को लिखेंगे जिस दिनांक में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद है विद्यालय का नाम। आप यहाँ पे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। विद्यालय के नाम के बाद है सामान्य उद्देश्य। हम यहाँ पे वो उद्देश्य लिखते हैं कि हमारा इतिहास विषय बच्चों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य समाप्त होता है। सामान्य उद्देश्य के बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के 4 पक्ष हैं। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अनुप्रयोगात्मक और चौथा कौशलात्मक। तो हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र मराठा साम्राज्य के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र मराठा साम्राज्य से संबंधित इतिहास को जान सकेंगे। हमारा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष दूसरा है बोधात्मक। बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र मराठा साम्राज्य की तुलना अन्य साम्राज्यों से कर सकेंगे। बी, छात्र मराठा साम्राज्य की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र मराठा साम्राज्य से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र मराठा साम्राज्य का विश्लेषण कर सकेंगे। उसके बाद हमारा चौथा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है कौशलात्मक। कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र मराठा साम्राज्य को समझ सकेंगे। बी, छात्र मराठा साम्राज्य के उदय की परिस्थितियों को जान सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम चित्र, मानचित्र, मॉडल, पेपर इनका प्रयोग करते हैं ताकि हम छात्रों को जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित चित्रों को दिखाकर क्या होता है कि बच्चे जो देखते हैं उसको आसानी से सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं सहायक सामग्री में क्या है। शिवाजी का चित्र, रायगढ़ के दुर्ग का चित्र और भारत का ऐतिहासिक मानचित्र। सहायक सामग्री के बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान छात्र कुछ पिछली कक्षा से पढ़ के आए रहते हैं या अपने अध्यापकों से, अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सुने रहते हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके विषय में छात्रों को सामान्य जानकारी होती है। तो चलिए देखते हैं पूर्व ज्ञान में छात्र मराठा साम्राज्य के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद है प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले है छात्राध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं, उसके बाद शिक्षण विधियाँ, सहायक सामग्री, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। तो प्रस्तावना में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगी। तो प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता यह होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। जिगजैग मोशन का मतलब ये होता है कि जो हम पहला प्रश्न पूछते हैं उसका जो उत्तर छात्र देते हैं उसी उत्तर से हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं और दूसरे प्रश्न के उत्तर से हम तीसरे प्रश्न का निर्माण करते हैं और तीसरे प्रश्न के उत्तर से हम चौथे प्रश्न का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न है, छात्रों
शाहजहां के बाद मुगल का शासक कौन बना? छात्र उत्तर देंगे औरंगजेब। दूसरा प्रश्न पूछेंगे छात्रों, औरंगजेब की सेना को छापामार युद्ध नीति से किसने कई बार हराया था? छात्र उत्तर देंगे शिवाजी ने। फिर हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे छात्रों, शिवाजी ने किस नए साम्राज्य की नींव रखी? छात्र उत्तर देंगे मराठा साम्राज्य की। फिर हम चौथा प्रश्न पूछेंगे छात्रों, मराठा साम्राज्य के उदय के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। तो प्रस्तावना प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उसके उत्तर दिए। प्रस्तावना के बाद हमारा रहेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में छात्रों, आज हम मराठा साम्राज्य के उदय के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में है शिक्षण बिंदु, शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में दो हैं, छात्राध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। उसके बाद शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, उसके बाद श्यामपट्य कार्य। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है मराठा साम्राज्य का उदय। तो पहले शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। विकासात्मक प्रश्न छात्राध्यापिका इसलिए पूछती हैं ताकि उन्हें ये ज्ञान हो सके कि छात्रों को जो वो टॉपिक पढ़ाने जा रही हैं उसके विषय में उन्हें कितना ज्ञान है, और साथ ही वो जो पढ़ाने जा रही हैं उसकी भूमिका का भी निर्माण करती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न है, छात्रों, मुगल वंश का वह कौन सा शासक था जिसने गैर मुस्लिमों से पुनः जजिया कर वसूल किया? छात्र उत्तर देंगे औरंगजेब। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगी छात्रों, औरंगजेब और किस मराठा शासक के मध्य युद्ध हुआ था? छात्र उत्तर देंगे शिवाजी। तीसरा प्रश्न पूछेंगी छात्रों, मराठा साम्राज्य के उदय के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में है, छात्रों, मराठा शक्ति का उदय किसी एक व्यक्ति अथवा विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था, बल्कि इसका आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। औरंगजेब की प्रशासकीय अव्यवस्था के कारण केवल उत्तर भारत में ही नहीं वरन दक्षिण भारत की मुस्लिम रियासतों में भी गहरा असंतोष था। सोई हुई मराठा जाति को रामदास, तुकाराम, श्री एकनाथ जैसे संतों ने एक भाषा, एक ही प्रकार के रीति रिवाज और एक ही जीवन पद्धति की भावना उत्पन्न करके एक सूत्र में बांध दिया। मराठों में राष्ट्रीय भावना का संचार करने के लिए शिवाजी के रूप में मराठों को एक वीर योद्धा तथा नेता मिल गया। शिवाजी ने मराठों को संगठित करके दक्षिण में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापक का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं में है, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में हमने क्या प्रयोग किया है? कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्य कार्य। श्यामपट्य कार्य में पहला है, मराठा शक्ति का उदय किसी एक व्यक्ति अथवा विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था। दूसरा, शिवाजी ने मराठों को संगठित करके दक्षिण में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। पहले शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है शिवाजी। तो दूसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापक छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, मुंबई किस राज्य की राजधानी है? छात्र उत्तर देंगे महाराष्ट्र की। फिर दूसरा प्रश्न है, छात्रों, वीर शिवा जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? छात्र उत्तर देंगे महाराष्ट्र में। तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, वीर शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया है? प्रश्नोत्तर विधि का।
विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में चलिए देखते हैं। छात्रों, मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोंसले पहले अहमदनगर के निज़ाम तथा बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। शिवाजी का पालन पोषण उनकी माता ने किया। शाहजी ने शिवाजी को अपनी एक जागीर पुणे दे दी। शिवाजी साहसी थे और सोचते थे कि वह दूसरे राजाओं की सेवा क्यों करें, खुद का राज्य क्यों ना बना लें। इसके लिए शिवाजी 18 साल की उम्र से ही सेना इकट्ठी करने लगे। धीरे धीरे अपनी शक्ति संगठित करके शिवाजी ने आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया। उन्होंने पुणे, पूना के आसपास के कई पहाड़ी किलों को जीता और नए दुर्गों का निर्माण भी कराया, जैसे रायगढ़ का दुर्ग। तो यहाँ पे हमारा छात्राध्यापिका कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापिका कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है पहला है मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे। दूसरा, शिवाजी साहसी थे और सोचते थे कि वह दूसरे राजाओं की सेवा क्यों करें। तो यहाँ पे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। दूसरे शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। तीसरा शिक्षण बिंदु है शिवाजी का साम्राज्य विस्तार। तीसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, मराठा साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? छात्र उत्तर देंगे शिवाजी। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? छात्र उत्तर देंगे अप्रैल 1627 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। विकासात्मक प्रश्न के बाद है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में है, छात्रों, शिवाजी को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में दक्षिण के बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों तथा दिल्ली के मुगल बादशाह से संघर्ष करना पड़ा। शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने एक सेनापति अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा, जिसे शिवाजी ने अपनी चालाकी और साहस से मार डाला। शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए औरंगजेब ने सूबेदार शाइस्ता खां को भेजा। शिवाजी ने उसे भी परास्त कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा। जयसिंह के समझाने बुझाने पर शिवाजी संधि के लिए औरंगजेब के दरबार में गए। शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से वह असंतुष्ट हो गया और उसने शिवाजी को कैद कर लिया, परंतु इस कैद से शिवाजी निकल गए। इसके बाद उन्होंने 1670 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण करके बहुत सी संपत्ति इकट्ठी कर ली। शिवाजी का रायगढ़ में एक पंडित गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का राज्य उत्तर में रामनगर सूरत में स्थित से लेकर दक्षिण में कारवार तक समुद्र तट तक फैला था। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा तीसरा छात्राध्यापिका कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापिका कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं में विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद श्यामपट्ट कार्य। तो पहला श्यामपट्ट कार्य है, शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा।
दूसरा, शिवाजी का रायगढ़ में एक पंडित गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न छात्राध्याप का छात्रों से इसलिए पूछती हैं ताकि वह ये ज्ञान कर सके कि उन्होंने जो पढ़ाया है वो छात्रों को कितना समझ में आया है, और साथ ही साथ छात्राध्याप का अपनी शिक्षण विधि का भी मूल्यांकन करती हैं। चलिए देखते हैं, हमारा पहला बोधात्मक प्रश्न है, छात्रों मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? छात्र उत्तर देंगे शिवाजी। दूसरा प्रश्न है, छात्रों शिवाजी की माता का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे जीजाबाई। तीसरा प्रश्न है, छात्रों शिवाजी ने किस नए दुर्ग का निर्माण कराया था? छात्र उत्तर देंगे रायगढ़ दुर्ग का। फिर चौथा प्रश्न है, छात्रों शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? छात्र उत्तर देंगे 1680 ईस्वी में। फिर पांचवा प्रश्न है, छात्रों शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने किसे भेजा था? छात्र उत्तर देंगे अफजल खां को। तो यहाँ पे हमारा बोधात्मक प्रश्न समाप्त होता है। बोधात्मक प्रश्न के बाद है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में पहला है, मराठा शक्ति का उदय किसी एक व्यक्ति अथवा विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था। दूसरा, शिवाजी ने मराठों को संगठित करके दक्षिण में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तीसरा, मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे। चौथा, शिवाजी साहसी थे और सोचते थे कि वह दूसरे राजाओं की सेवा क्यों करें। पांचवा, शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा। छठवां, शिवाजी का रायगढ़ में एक पंडित गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। श्यामपट्ट सारांश के बाद है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में है, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण कार्य के बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में है, हमारा पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है, छात्रों शिवाजी का राज्याभिषेक किस पंडित ने किया था? दूसरा, छात्रों शिवाजी का राज्य क्षेत्र कहाँ तक फैला था? तीसरा, छात्रों शिवाजी को औरंगजेब से संधि के लिए किसने समझाया था? चौथा, छात्रों शिवाजी का पालन पोषण किसने किया था? पांचवा, छात्रों शाहजी ने शिवाजी को कहाँ की जागीर प्रदान की थी? पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद छात्राध्यापक छात्रों को गृह कार्य देंगी। तो हमारा पहला प्रश्न है, छात्रों शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? दूसरा, छात्रों शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तीसरा, छात्रों औरंगजेब ने शिवाजी को क्यों बंदी बना लिया था? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लेसन प्लान नंबर 26 समाप्त होता है। धन्यवाद।